नमस्कार। आज हम लोग बुद्धि लब्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बुद्धि लब्धि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेंगे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। वो एक चिकित्सक भी थे, एक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने सुजनन शास्त्र का भी प्रयोग किया था 1885 में। उसके बाद बुद्धि शब्द में उसका परीक्षण अगर देखा जाए तो सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया, इसलिए बुद्धि परीक्षण के जनक जो अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है 1905 में किए थे। और बुद्धि लब्धि के आधार पे ही बच्चों की जो है एक तरीके से सोचने, समझने, जानने, ज्ञात करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता है, शुरू में ही उनका IQ निकाल करके। अच्छा, यह भी आप याद रखेंगे कि जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वॉशिएंट जिसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, तो वो मानसिक आय गुणे 100 अपन वास्तविक आय होता है, यानी मेंटल एज इंटू 100 अपन क्रोनोलॉजिकल एज। तो उस फार्मूले को टर्मन ने दिया। उसके पहले स्टर्न जो दिए थे, उस स्टर्न के फार्मूले में केवल मानसिक आय अपान वास्तविक आय था। जो टर्मन ने दिया वो मानसिक आय गुणे 100 अपान जो है वास्तविक आय थी। तो इसलिए टर्मन को ही बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। और इससे बुद्धि लब्धि का चार्ट भी टर्मन ने दिया था कि भाई 140 से अबव है बच्चा तो जीनियस होगा, 120 से लेकर के 139 तक है तो सुपीरियर होगा, अतिश्रेष्ठ होगा, प्रखर होगा। फिर उसके बाद 110 से लेकर के जो है 119 तक अगर है तो वह जो है अतिश्रेष्ठ होगा। फिर 90 से लेकर के 109 तक है तो सामान्य होगा, जो 60% होगा। और 80 से लेकर के 89 अगर उसकी IQ है तो मंद यानी डल होगा या बैकवर्ड होगा, जो 14% हो जाते हैं। और 70 से लेकर के 79 यानी 79 तक अगर उसकी बुद्धि लब्धि है, IQ है, तो निर्मल बुद्धि का होगा। और 50 से लेकर के 50 से लेकर के जो है 69 यानी 69 तक अगर है तो मूर्ख होगा। और 25 से लेकर के 49 यानी 49 तक है तो वो मूढ़ होगा। और जो 0 से लेकर के अगर 25 तक वो एकदम जड़ होगा, कुछ भी नहीं समझेगा वो। तो इसके बारे में जो फार्मूला है, फार्मूला भी 3 प्रकार का आप देखेंगे। पहला फार्मूला जैसे एक ही फार्मूले से आप निकाल लेंगे तीनों फार्मूले। कभी कभी मान लीजिए बुद्धि लब्धि पूछेगा तो सीधा सीधा है कि मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय, मेंटल एज इंटू 100 अपर क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन अगर कभी कभी मान लीजिए बुद्धि लब्धि दे दिया और उसमें वास्तविक आय दे दिया और मेंटल एज पूछ दिया, तो इसी को तिर्यक गुणा करके आप निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये इसका गुणा हो जाएगा और इसके साथ जो है वो नीचे चला जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है मानसिक आय यानी मेंटल एज बराबर इंटेलिजेंट क्वॉशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि गुणे क्रोनोलॉजिकल एज यानी जो है वास्तविक आय बटा 100। फिर एक फार्मूला और यहीं से बनता है कि मान लीजिए किसी में जो है वो मानसिक आय भी दिया है और बुद्धि लब्धि भी दिया है, उसकी वास्तविक आय पूछ रहा है। तो वहाँ पे वास्तविक आय जब पूछेगा तो मान लीजिए ये इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये जब इसका मान निकालेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा और ये दोनों ऊपर हो जाएगा। यानी मेंटल एज गुणे 100 बटा जो है इंटेलिजेंट क्वॉशिएंट हो जाएगा। इस फार्मूले के आधार पर कई सवाल हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वॉशिएंट इसको कहते हैं। फार्मूला है मेंटल एज इंटू 100 अपान क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज यानी मानसिक आय, क्रोनोलॉजिकल एज अपान वास्तविक आय, यानी ये है, समझ जाएंगे। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अल्फ्रेड बिने 1905 में किया। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन ने किया। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले स्टर्न ने प्रयोग किया, जिसमें मानसिक आय अपान वास्तविक आय थी। ठीक, टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि में 100 का गुणा करके मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय करते हैं, जो इस समय वर्तमान में यही बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो है लागू है। मानसिक आय शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि मापन काल को 3 भागों में बांटा गया। देखेंगे आपके 1905 से पहले जो था शरीर रचना के आधार पर किसी की बुद्धि, किसी की मानसिक आय यानी किसी की सोचने, समझने, कार्य करने की, समस्या समाधान करने की क्षमता, उसकी पर्सनालिटी को देख करके, उसके शरीर को देख करके लगाते थे लोग कि भाई यह ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा स्वस्थ है तो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। और फिर उसके बाद 1905 से लेकर के
1900 जो है 11 तक लोगों ने कहा नहीं कुछ मानसिक आय होती है। मानसिक आय शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था विनय ने, तो कहा कि मानसिक आय के आधार पे वो जो है उसकी बुद्धि मापन का प्रयोग करने लगा। लेकिन बाद में 1911 के बाद यानी 16 में तो उन्होंने टर्मन ने दिया था, तो 1911 के बाद टर्मन ने जो दिया था वो बुद्धि लब्धि के आधार पर किसी कि बच्चे की सोचने समझने योग्यता करने की समस्या समाधान करने की पढ़ने लिखने यानी माइंड कैपेसिटी जो है बुद्धि लब्धि के आधार पे उसका होने लगा। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? फ्रांस देश में किया था। यह भी क्वेश्चन आता है। अब आप थोड़ा सा देख लेंगे टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी। बुद्धि लब्धि सारणी में देखेंगे आप ये जो है उन्होंने जो बुद्धि लब्धि सारणी बनाया तो ये है कि अब देखें आपकी 140 से जिसकी अधिक बुद्धि लब्धि है, IQ जिसकी अधिक है वो प्रतिभाशाली होगा, जीनियस होगा। ऐसे लोग केवल 1% 1% का मतलब 100 लोगों में एक बालक या बालिका या मतलब कि कोई भी बच्चा हो सकता है। तो 1% लोग होते हैं कि जो प्रतिभाशाली होते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखें अल्फ्रेड आइंस्टीन को देख लें या भगवान बुद्ध या कृष्ण जी को या तमाम ऐसे एक उदाहरण मिलते हैं, या APJ अब्दुल कलाम को देखें, जो विवेकानंद जी हैं, जो इस तरीके से लोग वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं। जैसे मान लीजिए आप इस समय सुंदर पिचाई जी हैं, तो जो IS लेवल के इस तरीके से या बहुत सारे सुपर टैलेंटेड होते हैं, उनका IQ बहुत तेज़ होता है। शुरू में ही जैसे बताते हैं सुंदर पिचाई जी तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनके पिताजी एक पोस्टमैन थे, तो वो उनके लैंडलाइन उसमें फ़ोन था, तो वो जहाँ फ़ोन मान लीजिए लगा रहता था तो वो उनको सबका फ़ोन नंबर याद था पूरे गांव का, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के थे तो इतना उनका दिमाग तेज था कि जैसे पहले नहीं आते थे लोग फ़ोन करने के लिए तो भैया जरा हमारा नंबर लगा देते थे। एक बार जो नंबर उनको बताता था लगाने के लिए तो फिर दोबारा जब आता था तो ये नंबर तो कहते थे हमको याद है, तो नंबर उनको याद रहता था। पूरे गाँव का नंबर जो है मतलब उनको एक बार केवल सुन लेते थे तो जान जाते थे फला गाँव का नंबर ये है। तो आप समझ लीजिए कि लैंडलाइन नंबर जो होता था वो पूरा नंबर उनको याद, तो वो IQ पे ही डिपेंड करता है। जैसे विवेकानंद जी को भी बताते हैं कि एक दिन की परीक्षा एक दिन पहले हाई स्कूल की परीक्षा, एक दिन पहले हाई स्कूल का वो सब्जेक्ट पढ़े मैथ में और उसके बाद फिर परीक्षा दिए तो पूरा टॉप कर गए। तो भाई IQ इतना तेज होता है कि जो पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है। जो हमारे देश में दिमाग में माइंड में जो एक तरीके से कार्टेक्स वगैरह होता है, हालांकि दिमाग का तो सेल डिवीज़न होता नहीं है, ब्रेन का ही यानी पूरे शरीर में सेल डिवीज़न होगा लेकिन ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई सेल डिवीज़न नहीं होता तो ब्रेन कैंसर कैसे होता? ब्रेन कैंसर इसलिए होता है उसमें गिगलियान नामक सेल्स होती हैं, उन गिगलियान के सेल की वजह से जो है उन सेलों में जब डिवीज़न होता है गिगलियान सेल में तभी कैंसर होता है, जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन ब्रेन की सेलों में कभी डिवीज़न नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है कि उसके कार्टेक्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं कि उसका दिमाग यानी जो भी पढ़ेंगे, जैसे अम्बेडकर जैसे लोग जो भी पढ़ते थे उनको याद हो जाता था, पढ़ते ही जाते थे, पढ़ते ही 10-10 घंटा 12-12 घंटा वो पढ़ने की नशाई होती थी उनको। और जो भी पढ़ते जैसे हम लोग हैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते तो सर बोझ हो जाता है या एक तरीके से आलस या इस तरीके से। तो भाई सबकी अलग अलग अपनी कैपेसिटी है, सबकी अलग अलग अपनी क्षमता है। तो यहाँ ये प्रतिभा की बुद्धि के से है तो थोड़ा सा हट के भी डिस्कस हो गए। अब देखेंगे 120 से लेकर के 139 तक प्रखर बुद्धि के होंगे, सुपीरियर जो 5% होते हैं, और 110 से लेकर के 119 तक जो है तीव्र बुद्धि के होंगे, ये वेब सुपीरियर होंगे जो 14% होते हैं। ठीक है, 90 से लेकर के 109 तक जिनकी IQ होगी वो सामान्य यानी औसत होंगे या एवरेज होंगे जो 60%। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है सामान्य। अब देखेंगे रिजल्ट भी निकलता है तो फर्स्ट क्लास वाले जो है कम होते हैं और थर्ड क्लास वाले कम होते हैं, यानी सेकंड क्लास का रिजल्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी मिडिल वाले या ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है उसी तरीके से बुद्धि के आधार पे ही वही रिजल्ट भी आता है। 80 से जो 79%, अरे 79 कह रहे हैं 79%, हाँ 79 IQ जिसकी रहेगी 80 से लेकर 79 वो मंद या पिछड़ा होगा, डल या बैकवर्ड जो 14% होगा। 70 से लेकर के
79 तक जो होगा वो निर्बल बुद्धि का होगा, फीबल यानी 5%। 50 से लेकर के 69 तक जो है मूर्ख होगा। 25 से लेकर 49 तक जो मूढ़ होगा। 0 से 25 तक जड़ होगा। तो इसे आप याद रखें। याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि यानी यहीं से आप 0, 25, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140। अब समझ लिए 140 से अब है तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। 120 से लेकर के अब 40 यहाँ है तो 139 हो जाएगा। 120 से 139 तक प्रखर बुद्धि से सुपीरियर हो जाएगा। अब 110 यहाँ है तो यहाँ 119 हो जाएगा। तो तीव्र बुद्धि का यानी एबव सुपीरियर हो जाएगा, तीव्र या श्रेष्ठ हो जाएगा। 90 से 109 तक है, यहाँ देख लेंगे तो आप यानी इसको याद रखेंगे तो इसके एक कम यहाँ हो जाएगा। 90 से 109 तक तो सामान्य हो जाएगा। 80 से 89 तक जो है मंद हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा। और 70 से लेकर के 79 तक जो है निर्बल हो जाएगा। तो 50 से लेकर के और जो है 69 तक जो है ये मूर्ख हो जाएगा। 25 से लेकर के 49 तक जो है मूढ़ हो जाएगा। 0 से लेकर 25 तक जड़ हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ उदाहरण, जैसे हमने बताया था अभी आप लोगों को, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल में भी आपको कुछ उदाहरण भी हैं। अब देखेंगे कि जैसे बुद्धि लब्धि IQ अपन मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज इंटू 100 अपन क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरा फार्मूला इसी से निकल के आता है। कभी कभी अभी ये जरूरी नहीं है कि आपका बुद्धि लब्धि ही पूछेगा, कभी कभी मानसिक आय भी पूछ दिया, कभी कभी वास्तविक आय भी पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों फार्मूले आप याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूले हैं। इसे ही आप जो है एक अंडरलाइन की तरीके से याद रख लेंगे। ये अंडरलाइन करके ये तीनों फार्मूले के आधार पे ही आपके क्वेश्चन ये बनते हैं। यानी अब IQ तो निकालना ही है, पर मेंटल एज भी निकालने के लिए पूछ दिया, क्रोनोलॉजिकल वास्तविक आय भी निकालने के लिए पूछ दिया। ये तीनों फार्मूले के आधार पे ही बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसी में क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं बुद्धि लब्धि से, इसे आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की कह दिया कि कोई क्वेश्चन है कि किसी बच्चे की मानसिक आय मेंटल एज 12 है। ठीक है, 12 और क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आय 10 है। तो उसके इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि याद कीजिए। अब फार्मूला आपका है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बराबर मेंटल एज इंटू 100 अपन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय। अब 12 गुणे 100 बटा 10 120। यानी अब आप पूछेगा, अगर ये अभी पूछ देता कि बच्चा किस श्रेणी में आता है, तो आप उसको बता देंगे कि भाई प्रखर बुद्धि का है, अतिश्रेष्ठ है, सुपीरियर है। ठीक, अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 है, ठीक है, और वह जो है, अब देखिए बुद्धि लब्धि अगर 80 है तो वो मंद ही होगा। अगर ये पूछता है तो अभी तो ये वाली क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 है और उसकी वास्तविक आय क्रोनोलॉजिकल एज जो है 10 है, तो मानसिक आय कितनी होगी। अब फार्मूला अगर आपको तीनों याद है तो तुरंत फार्मूले पे रखेंगे, क्योंकि मानसिक आय बराबर यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इंटू क्रोनोलॉजिकल एज यानी बुद्धि लब्धि गुणे वास्तविक आय बटा 100। तो 80 गुणे 10 बटा 100 यानी गुणा हो जाएगा ये, और ये 0 0 से कट जाएगा तो 8 कम 8 यानी 8 हो जाएगा। इसकी वास्तविक आय कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 8 वर्ष हो जाएगी। यहाँ भी जो मानसिक 8 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। अब दूसरा एक तीसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि किसी जैसे भी बुद्धि लब्धि कितनी है, 50 है। ठीक है, बुद्धि लब्धि 50 है तो किसमें होगा, वो भाई मूर्ख ही होगा। तो ठीक है, मानसिक आय कितनी है, 5 वर्ष है। तो वास्तविक आय उसकी कितनी पूछेगा भी, कितनी उसकी वास्तविक आय है। तो वास्तविक आय, वास्तविक आय का फार्मूला आप लगाएंगे मानसिक आय गुणे 100 बटा बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो अब 5 गुणे 100 बटा 50, 0 0 से कट गया 15, जो है ये 5 5 से कट गया, नहीं 10 आ गया। कितनी हो गई वास्तविक आय, कितनी 10 वर्ष हो गई। अच्छा, देखते हैं कि भाई मानसिक आय और वास्तविक आय। मानसिक आय का मतलब कि जिस लेवल का बच्चा है, जैसे नहीं कहा जाता है कि भाई जितना इसका, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 3 से 3.5 किलो का अगर है तो स्वस्थ उसको माना जाएगा। तो उसी आधार पर जो है बच्चे की वास्तविक आय और मानसिक आय के आधार पर 5 साल का है तो कितनी क्षमता है इसकी सोचने समझने की है, कार्य करने की है, समस्या समाधान करने, कितने सब कुछ समझ पा रहा है समाज में, परिवार में, मतलब विद्यालय में, यानी 10 साल का। तो अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बुद्धि लब्धि जो निकाली जाती है 16 वर्ष से, यानी वास्तविक आय अगर 16 वर्ष से कम है तभी बुद्धि लब्धि निकाली जाएगी। अगर 16 वर्ष से ज़्यादा है किसी बच्चे की वास्तविक आय तो वह जो है बुद्धि लब्धि नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि भाई जब तो पता चलेगा बहुत, यानी बच्चों की ही बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों की जो वास्तविक आय 30 वर्ष हो गए तभी बुद्धि लब्धि निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से जो है
बुद्धि लब्धि ये भी याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें वास्तविक आय 16 से कम ही देगा, ठीक है। 16 से ज़्यादा वास्तविक आय नहीं देगा। अगर 16 से ज़्यादा वास्तविक आय देता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसकी फिर जो है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में भाई क्षमता के आधार पर उसकी बुद्धि लब्धि जो है नहीं निकाल सकते आप। तो इस तरीके से अच्छा कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पूछ दिया कि भाई वास्तविक आय किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 10 है और मैथ में वो 8 नंबर पाया और दूसरे विषय में अदर सब्जेक्ट में 10 नंबर पाया, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। अब आप कहेंगे मानसिक आय तो दिया ही नहीं है, भाई कैसे निकालें? तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे मैथ का यानी गणित का और दूसरे सब्जेक्ट का एवरेज, अब 2 विषय हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 विषय हैं तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 8 और 10 और हो गया 18/2 बराबर 9 हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुणे 100 बटा वास्तविक आय, मेंटल एज इंटू 100 अपार क्रोनोलॉजिकल एज, यानी 9 गुणे 100 बटा 10 कर देंगे, यानी 90 आ गया। तो बच्चे का सामान्य ये क्वेश्चन कभी कभी बड़ा, अभी जल्दी ही एक क्वेश्चन आया था, इसे आप याद रखेंगे कि ये सब्जेक्ट दे देता है और सब्जेक्ट में जो है ये तो अगर 3-4 सब्जेक्ट दिया है तो तीनों सब्जेक्ट का जोड़ करके आप उसका जितने सब्जेक्ट देगा एवरेज निकालना आप जानते ही हैं। तो एवरेज है मतलब एवरेज का मतलब जितनी संख्याएं होती हैं गिन लेंगे, उनकी संख्याओं से भाग दे देंगे तो उसकी वो मानसिक आय आ जाएगी और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी शिक्षक परीक्षाएं हैं, टेट हो, सुपर टेट हो अब या केंद्रीय हो, नवोदय हो, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नेट वगैरह की दृष्टि से भी कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसलिए ये छोटा सा टॉपिक अगर मेरा पढ़ावे वालों को पसंद आए तो उसको लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।